नमस्कार दोस्तों। आज हम प्राचीन भारत का तृतीय अध्याय प्राचीन भारत व उसके स्रोत व सामग्री। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें इतिहास सामान्य परिचय, जैसे पाषाणकालीन प्रागैतिहासिक काल है। इसमें एक पाषाणकालीन सभ्यता है और इस तरह पाषाणकालीन प्रागैतिहासिक लिखित साक्ष्यों का अभाव है। जैसे प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं पाए गए, केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध है। दूसरा है आग ऐतिहासिक काल, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का काल भी कहा जाता है। इसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता, उनकी लिपि को पढ़ा नहीं गया अभी तक। फिर 2 नंबर है पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भरता है इसकी। तीसरा है ऐतिहासिक काल, लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता पाई जाती है और पुरातत्व साक्ष्य भी उपलब्ध है। आगे अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, पढ़ना। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। जो प्राचीन काल में जैसे हाथ से लिखी गई हो उसे पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार की जाती थी। जो ये बुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार की जाती है, ये बुर्ज प्राय जम्मू कश्मीर में स्थित है और बुर्ज पेड़ जम्मू कश्मीर में ही पाए जाते हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी है जो प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। एक तो बुर्जहोम नामक पेड़ की छाल से इस पर लिखा जाता था और इसे भोजपत्र कहते हैं। ये विशेषकर ध्यान रखना। आगे हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी रखा करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें किसी भी प्रकार की वस्तु खुदाई के समय मिलती है तो उसे स्रोत के रूप में हमें पुरातत्व के रूप में प्रयोग करते हैं। इतिहासकार इन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से ही हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतीत एक या अनेक अलग अलग समूहों के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। उस समय भी देश से के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे।
उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके फल फूल संग्रहण प्राप्त करता है। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर ही इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे। आगे, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे देखिए, इतिहास तथा तिथियाँ। ईस्वी, यह एनो डोमिनी शब्द का संक्षिप्त रूपांतरण है, अर्थात ईसा मसीह की कल्पित जन्म तिथि से आरंभ होता है। ईसा पूर्व बिफोर का क्राइस्ट शब्द का संक्षिप्त रूपांतरण है। ईसा मसीह के कल्पित जन्म वर्ष के पूर्व के वर्षों को ईसा पूर्व कहा जाता है। जैसे एक आधार के रूप में ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथियों को ईसा पूर्व कहा गया है और जन्म की तिथियों के बाद को ईस्वी कहा गया है। आजकल इतिहासकारों द्वारा बीसी की जगह BCE बिफोर कॉमन एरिया तथा AD की जगह ECE कॉमन एरा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। BP अक्षरों का प्रयोग भी ईसा पूर्व बिफोर प्रेजेंट के लिए होता है। किसी काल या घटना का सही तिथि क्रम ज्ञात न होने पर लगभग लंबाई या अनुमानित अध्ययन CA या C लिखा जाता है। ईस्वी सन को विक्रम संवत में रूपांतरित करने के लिए उसमें 57 जोड़ दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए ईस्वी सन 2017 है तो विक्रम संवत इसमें 57 जोड़ दिए जाएंगे, 2074 विक्रम संवत आ जाएगी। जैसे विक्रम संवत है 2074, अगर इसे ईस्वी में कन्वर्ट करना है हमें तो उसमें से 57 माइनस कर दिया जाएगा तो 2017 आ जाए। ईस्वी सन में को शक संवत में परिवर्तन के लिए उसमें से 78 घटा दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए ईस्वी सन 2017 तो उसे विक्रम संवत में हमने परिवर्तन करके देखा था। अब शक संवत में परिवर्तन करते हैं तो 78 इसमें घटा दिए जाते हैं तो 1939 आ जाएगा। अगर शक संवत 1939 है तो उसे अगर ईस्वी में हमें बदलना है तो 78 हम ऐड कर देंगे तो 2017 आ जाएगा। नोट में देखिए, एक शक संवत तथा विक्रम संवत में 135 वर्षों का तथा गुप्त संवत व शक संवत में 241 वर्षों का अंतर अल्बेरोनी के अनुसार पाया गया है। अगला है पुरातत्व टीले स्तर और देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं। देखो, पुरातत्व स्रोत में अभिलेख है, स्मारक है, भवन है, सिक्के हैं, मूर्तियाँ हैं, चित्रकला है, मौर्य हैं। और साहित्यिक स्रोत में दो प्रकार से हैं, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य, जिसमें विदेशी यात्रियों के विवरण मिलते हैं। विदेशी यात्रियों में देखिए, यूनान व रोम के लेखक जैसे मेगस्थनीज है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, टोलमी है, हेरोडोटस है, नियार्कस है, अरिस्टोबुलस है। जो चीनी लेखक में फाहियान है, हैनसांग है, इत्संगी है। अरबी लेखक में अल-सुलेमान है, अल-मसूदी है, इब्न बतूता है आदि लेखक अलग अलग शासनकाल में अलग अलग शासकों के समय भारत में आए थे। भारतीय साहित्य के स्रोत में 3 प्रकार से हैं, धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। इसमें देखो, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य अलग अलग प्रकार से 3 भागों में विभाजित कर रखा है। फिर देखो, बौद्ध साहित्य में, ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से हैं, जैसे वेद है, ब्राह्मण है, आरण्य है, उपनिषद है, वेदांग है,
उपवेद है, षड्दर्शन है, महाकाव्य है, पुराण है, स्मृति है। ऋग्वेद में कौन कौन से हैं? हमें साहित्य के रूप में, धार्मिक, ब्राह्मण के रूप में मिलते हैं। ऋग्वेद में हमें वेद देखो 4 प्रकार से हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के रूप में है। फिर है ब्राह्मण में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? ऐत्रेय, कौशितकीय, गोपपथ आदि आते हैं। आरण्य में आते हैं तैत्तिरीय, मैत्रायणीय, ऐत्रेय। उपनिषद में चांदोग्य उपनिषद है, कंठ उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है। वेदांत में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। उपवेद में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, ये इन चारों वेदों के उपवेद है। षड्दर्शन में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। महाकाव्य में महाभारत और रामायण, दोनों का उल्लेख है। बौद्ध साहित्य में देखो सूत पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है, मिलिंद है, बुद्ध चरित्र है, दिव्यावदान है। फिर है जैन साहित्य, परिशिष्ट पर्वन है, भद्रबाहु चरित्र है, भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है। फिर है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कल्हण की राजतरंगिणी है, पाणिनि का अष्टाध्यायी है, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम है, मालविका का अग्निमित्रम है, रघुवंश है, मेघदूत है, बाण भट्ट का हर्षचरित्र है। संगम साहित्य में तिरुक्कुलर है, शिल्पाधिकारम है, मणिमोखले है, जीवक चिंतामणि है। यह हमारे संगम साहित्य के रूप में है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में ये स्रोत हमें महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा इनको ये वेद है, ब्राह्मण है, उपनिषद है, इनको याद रखना है, और बौद्ध साहित्य को याद रखना है, और जैन साहित्य को, और ये द्वारा पुस्तकें रची हुई किस किस की, इन्हीं को याद रखना है। और कौन कौन से, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा इतिहासकार आया है हमारे शासनकाल में, किस शासन के शासनकाल में इतिहासकार आए, लेखक आए हैं, उनको भी हमें याद रखना है। अगला बिंदु है पुरास्थल, टीले और स्तर। पुरातत्वविद पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बचते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं, भूमि खंड के अवतरण, उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहते हैं। अल्पकालीन या अस्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव भूमि की खंड के रूप में बदलाव आ जाता है। इन टीलों में मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिली पुरावस्तुओं के संदर्भ में भिन्न होते हैं। प्रयुक्त स्तरों जैसे बंजर भूमि, इस तरह कहा जाता है। पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और ऊपरी नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन को स्तरक्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों में मिली पुरातत्वविदों को विशेष सांस्कृतिक कालखंडों से संबंध किया जा सकता है, जिससे एक पूरा स्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता किया जा सकता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे और वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। जॉन मार्शल
पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टिल्ले में समान परिणाम वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरापाषाण वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप इन खोजों के क्षेत्र में विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती है। नई तकनीकी 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने IRIM व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टिल्ले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया। आगे अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख देखिए, अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे हुए होते हैं। अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियों, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। यानी अभिलेख एक प्रकार का अस्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के रूप पर कार्य काफ़ी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। आगे प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे गए जाते हैं थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता है जो जन सामान्य की भाषाएं होती है। जैसे बोलचाल की भाषा है उसे प्राकृत भाषा कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन की अभिलेखा शास्त्र एपिग्राफी कहलाती है। यानी अभिलेख को अध्ययन करें तो बिन काय के वे एपिग्राफी कहते हैं। आगे देखो, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेख में किया गया है। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूना से तुलना शुरू कर दी। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई विचार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं। देखो जी, यहाँ पे अक्षर लिखे हुए हैं ये ब्राह्मी लिपि के। आगे देखिए, जबकि प्राचीन अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे, फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1837 में इस अर्थ निकाल लिया था। सबसे पहले अशोक का अभिलेख है वो जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। पश्चिमोत्तर के अभिलेख में प्रयुक्त ख्रोष्टी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और ख्रोष्टी में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। जैसे उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में ओप्लोडोटस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक है प्रयुक्त किया गया है। चूँकि प्रिसेप ने ख्रोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। आगे अभिलेख साक्ष्य की सीमा। कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से
संबंधित होते हैं। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके या प्रकाशित किए गए हैं या उनके अनुवाद किए गए हैं। इनके अतिरिक्त और अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध है वह संभवतः कुछ अभिलेखों के अंश मात्र है। यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रिया और रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है। इस प्रकार अभिलेखों को पढ़ा गया और जिसे न्यूनतम अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। अगला बिंदु है पुरास्थल। पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल वे स्थान कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उन्हें पुरास्थल कहा जाता है। इसमें जैसे कोई कुल्हाड़ी मिली है या कोई अन्य वस्तु उसमें प्राप्त हुई है। इतिहास के कालखंडों पर विचार। देखो 19वीं सदी में मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। पहले हिंदू कालखंड था, जैसे वैदिक काल है, आर्य है, वैदिक काल है, हड़प्पा सभ्यता का काल है। फिर मुस्लिम सल्तनत काल आ गया, फिर ब्रिटिश काल हो गया। जैसे शिकारी संग्राहक है, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य हैं। मध्यकालीन इतिहास में कृषक साम्राज्य के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्य राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में जानकारी हमें मिलती है। आधुनिक काल के साथ साथ बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आज से यह निकलता है कि मध्यकालीन रूढ़िवादी था, उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिलता है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियाँ, यूनानी, मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम से एक छोटे से फ्रेम में दिखाया गए हैं। इसे कारतूस कहा गया है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो ये आसानी से अभिलेख पढ़े जा सकते हैं। दोस्तों बताइए सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।